नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है गुप्तकालीन प्रशासन। तो लेसन प्लान के सीरीज में और फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखेंगे। विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे। बाकी की जो सूचनाएं हैं वो आप अपने टाइम टेबल के अनुसार लिखेंगे। अवधि 35 मिनट या 40 मिनट जो भी है वो लिखेंगे। प्रकरण है हमारा गुप्तकालीन प्रशासन। प्रकरण के बाद हम फॉर्मेट के अनुसार सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य 5 लेसन प्लान के बाद हम पूरा लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी जो नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये 9 है, इसमें से आप 5 या 6 लिख लें, उतने ही पर्याप्त रहेंगे। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले है ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों में गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था, गतिविधियों, साधनों, कारण एवं प्रभावों की पहचान हो सकेगी। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी में गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में भारतीय मानचित्रों, तालिकाओं, चार्टों में आवश्यक विवरण को पहचान सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त सम्राटों द्वारा संचालित प्रशासन को धारणाओं एवं गतिविधियों से संबंधित उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण कर सकेगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। तो इसमें लिखेंगे लपेट शंपट यानी कि रोलर बोर्ड पर बना गुप्त काल में प्रशासनिक पदों का विवरण का चार्ट तथा कक्षापयोगी सामग्री। अगली हेडिंग हम देंगे शिक्षण विधि की। तो इसमें व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त काल के समय में प्रचलित शासन व्यवस्था तथा न्यायिक प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अगली हेडिंग देंगे हम प्रस्तावना की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर या छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला लिखेंगे गुप्त काल में शासन का केंद्र कौन होता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे सम्राट शासन का केंद्र होता था। दूसरा है सम्राट की सहायता के लिए किसकी व्यवस्था थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे मंत्रिपरिषद की। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद किस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न करेंगे कि गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में यह हो जाएगा समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हेडिंग देंगे हम प्रस्तुतिकरण की। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे शासन व्यवस्था। तो प्रश्न करेंगे कि गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्त काल अपने उत्कर्ष काल में उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व से बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी और मौर्य प्रशासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। महाराजाधिराज परम भट्टारक
एकराट, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करते थे। सम्राट कार्यपालिका का सर्वोच्च न्याय का प्रधान न्यायाधीश एवं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। अब अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अमात्य तथा मंत्री। तो प्रश्न करेंगे कि अमात्य किसे कहते थे। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। उन्हीं में से योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे। राजा का पुत्र जो बड़ा होता था वही उत्तराधिकारी होता था। गुप्तकालीन लेखों से मंत्रियों एवं सचिवों के बारे में भी पता चलता है। युवराज अपने पिता के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में उसकी सहायता करता था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। अब अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्थानीय प्रशासन। तो इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे कि ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि प्रांतीय प्रशासन की भांति गुप्तों की स्थानीय व्यवस्था भी सुसंगठित थी। पेठ अनेक ग्रामों के समूह को कहा जाता था। और विद्यार्थी ग्राम में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सामाजिक संगठन। तो इसमें पहला प्रश्न करेंगे गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था के अगला प्रश्न करेंगे कि गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्तकालीन समाज में समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज में 4 प्रमुख वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अन्य जातियां एवं उपजातियां भी थीं। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगली हेडिंग हम देंगे शिक्षण बिंदु में स्त्रियों की स्थिति। तो इसके बारे में लिखेंगे कि गुप्त काल में स्त्रियों की अवस्था में गिरावट आई। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें पुरुष की संरक्षकर्ता स्वीकार करने को बाध्य किया गया। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो इसमें लिखेंगे कि पहला प्रश्न करेंगे कि गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था भूमि पर आधारित थी। कृषि ही आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। अगला शिक्षण बिंदु है धर्म। तो प्रश्न करेंगे कि गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। सिक्कों पर गरुड़, शंख, चक्र, गदा तथा लक्ष्मी की आकृतियां खुदवाई गई थीं। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्त की झलक भी मिलती है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगली हेडिंग देंगे हम बोध प्रश्न की। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा प्रश्न है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तीसरा प्रश्न है कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश को लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था। तीसरा प्रश्न है कि गुप्त काल में समाज कितने भागों में बटा था या विभाजित था। तो ये हो जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न जो कि मौखिक रूप से ही पूछे जाते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त काल में बनी इमारतों की एक सूची तथा प्रशासनिक इकाई तथा उसके प्रधान की एक तालिका अपने कॉपी यानी कि उत्तर पुस्तिका पर बनाकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।